हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? हम लोगों ने इसके पहले जो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के आंसर क्वेश्चन कर लिए थे और उसके बाद जो है तो आप लोगों को इसमें से डिफ्यूजन और जो ऑस्मोसिस है उसके बारे में आप लोगों को बताना था। तो डिफ्यूजन के बारे में देखिए कि कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है, यानी कि जो अपनी जो सेल होती है उसमें पदार्थों का बाहर आना जाना किस प्रकार से होती है। तो यह प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होती है और इसमें जो है तो कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। हमने देखा है कि पदार्थों की गति जो है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है, जिसे विसरण कहते हैं। यानी कि जो विसरण का प्रकार है, तो जैसे एक हो गया डिफ्यूजन और दूसरा हो गया परासरण। तो दोनों में प्रोसेस वही है कि यानी कि हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर इसमें पदार्थों का गमन होता है। यही प्रोसेस है, यह प्रक्रिया। लेकिन डिफ्यूजन जो है तो गैसों में होता है, जो आपका ऑस्मोसिस जो है तो द्रव में, जल में होता है। यह प्रक्रिया कोशिका में होती है। उदाहरण के लिए जब कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है जो एक कोश की अपशिष्ट और निष्कासन आवश्यक है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसको क्या है, अपने बॉडी के लिए नुकसानदायक अपशिष्ट पदार्थ है, तो इसका क्या है, बाहर निकालना जरूरी है। तो कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, तो विसरण द्वारा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका में एकत्र हो जाती है तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। कोशिका के बाह्य पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कोशिका में स्थित कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा कम होती है, यानी कि जो सेल है, सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी और जो सेल के बाहर का इन्वायरमेंट है उसमें जो है तो कम हो जाएगी। तो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की ओर जो है तो ये गैस इसके जो है तो गमन कर रहे हैं। इस प्रकार से सेल से जो है तो बाहर की ओर जो है तो कोशिका के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी। जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रता में अंतर आता है, उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो ऑक्सीजन बाहर से विसरण द्वारा अंदर की ओर चली जाती है। अतः कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान में विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार से जो है तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का क्या होता है, सेल में, कोशिका में जो है तो आदान प्रदान होता है। इस प्रकार से देखिए डिफ्यूजन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा विसरण होता है। और इसमें देखिए जो डायग्राम बना है इसमें क्या है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि जब गैस की मात्रा इधर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी तो लोअर की तरफ जाएगी। इस प्रकार से यह जो है तो कार्य करती है। फिर इसके बाद आप लोग देखिए जैसे ऑस्मोसिस क्या है, परासरण क्या है, उसके बारे में आप लोगों को बता रहे हैं कि ऑस्मोसिस जो है तो क्या होता है। जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है, यानी कि जिस प्रकार से विसरण में प्रोसेस होती है उसी प्रकार जो है तो परासरण में भी प्रोसेस होती है। जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा होती है तो उसे क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। और जो आपकी एक कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन होती है उसी को क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वर्णात्मक पारगम झिल्ली भी बोलते हैं। अगर आप लोगों को जैसे कभी क्वेश्चन में अगर कोशिका ये पूछ ले आपके, कोशिका झिल्ली की जगह में अगर वर्णात्मक पारगम झिल्ली दिया है तो वही सही आंसर होगा आप लोगों का। प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। इस प्रकार परासरण में जल के अणु वर्णात्मक पारगम झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाते हैं। यह प्रोसेस ऑस्मोसिस या परासरण कहलाती है। यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा, यानी कि इसमें से ये पूछ रहा है कि जो परासरण होता है आपका तो कितने प्रकार का होता है। तो परासरण 3 प्रकार से होते हैं आपको, जैसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। 3 प्रकार से होता है। अल्प परासरण दाबी विलयन होता है, सम परासरण दाबी विलयन होता है, अति परासरण दाबी विलयन होता है। अब इसमें देखिए जैसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यह है कि यदि कोशिका को तन विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज्यादा हो रखा गया है तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को अल्प परासरण दाबी विलयन कहेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब
इसमें जो है तो इसमें क्या हो जाएगी, ये सेल जो है कोशिका अपनी क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। जब इसमें जो है तो शक्कर अथवा नमक की कम मात्रा होगी, यानी कि बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, अंदर का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो जो बाहर से अंदर की ओर इसमें गति होगी जल का, तो उसमें से क्या हो जाएगा, सेल फूल जाएगी। फिर आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन यदि कोशिका में को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की, जैसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, तो इसमें क्या है कि यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई गति नहीं होगी। ऐसे विलयन को क्या बोलेंगे, समपरासारी विलयन कहते हैं, यानी कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आता जाता है, लेकिन जल की जो मात्रा अंदर गई उतनी ही कोशिका से जो है जल की मात्रा बाहर आ गई। इस प्रकार कोशिका में कोई गति नहीं होती है, अर्थात कोशिका के साइज या आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि जैसी कोशिका उस सॉल्यूशन में रखा जाएगा उसी प्रकार से सेम रहेगी। अब देखिए थर्ड नंबर क्या है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है कि यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को अतिपरासरण दाबी विलयन कहते हैं। जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आ जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में कोशिका से अधिक जल बाहर जाएगा और कम जल अंदर आएगा, इसलिए कोशिका क्या होगी, इसमें सिकुड़ जाएगी। परासरण इस प्रकार विसरण की एक विधि है जिसमें वर्णात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है, यानी कि जो परासरण विधि है ये क्या है, विसरण की ही एक विधि है। यानी कि जैसे विसरण, अगर आपको ये जैसे परासरण कितने प्रकार का होता है तो इसमें 3 प्रकार का होता है, और ये जो है तो परासरण जो है तो ये जो है तो विसरण की ही एक प्रोसेस है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए जैसे जो डायग्राम दिया हुआ तो इसमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट में देखिए कि जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है इसमें क्या होती है, जो सेल होती है इसमें जो है तो बाहर का जो सॉल्यूशन है क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, और अंदर जो है तो सांद्रता ज्यादा होती है, यानी कि सेल के अंदर के जो सांद्रता है ज्यादा है, और ज्यादा से कम की ओर जो है तो इसमें जो है तो पदार्थ गमन करते हैं, तो कोशिका से जो है तो बाहर की ओर जो है तो उसके पदार्थ गमन करेंगे। इस प्रकार से ये कोशिका क्या हो जाएगी, पहली वाली जो है तो कोशिका फूल जाएगी। डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो ये हायर से लोअर की ओर, पहले में जो है तो क्या होता है, पहले में जो इसका जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो इसके में से जो है तो कोशिका के अंदर जो है तो इसका पानी चला जाएगा और कोशिका क्या हो जाएगी, फूल जाती है। इसमें किसमें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में कोशिका फूल जाती है, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कोशिका के आकार में कोई चेंजेस नहीं होता है। और इसका जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है इसमें जो है तो कोशिका का जो है तो बाहर का जो कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और अंदर का कम होता है, और अंदर सेल का जो पानी है तो बाहर आ जाएगा, और इस प्रकार से ये सेल जो है तो क्या है, सिकुड़ जाएगी। और पहले वाले में जो हाइपोटोनिक है उसमें जो है तो कोशिका फूल जाती है, और जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो है तो कोशिका सिकुड़ जाती है। गाइज आप लोगों को क्लास कैसे लगी, आप लोगों को क्या समझ में आया क्या नहीं आया, आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।